So hello, good evening everyone. Hope all of you can hear me, and I am sharing my screen. So is my screen is visible? Please confirm if all of you can see my screen. Okay. So good evening everyone. Today we will cover four parts, four features: market breadth, derivative analytics, sector rotation, and sector analytics. So let's start with market breadth. How market breadth can help us to understand the market in a better. तो ये मार्केट ब्रेथ में जब क्लिक करेंगे ये इसका पेज ओपन हो जाएगा. So here you can see that on top of the table there is Nifty 50, Nifty 500 और काफी इंडाइसेस पे यहाँ पे मार्केट ब्रेथ आपको दिखता है. और ऑन द टॉप ऑफ द साइड यहाँ पे RS 55 के ऊपर कितने परसेंट स्टॉक्स है, 20 के ऊपर 50 SM है, 100 SM है, 200 SM. So we can clearly see in Nifty 50 only 42% stocks were RS positive and 44% stocks were above 20 SMA, 52% were above 50 SMA. तो शॉर्ट टर्म मूवी में इसके ऊपर सिर्फ 44% स्टॉक्स ही 20 SMA के ऊपर थे. अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं सो इट विल शो अस डे बाय डे परफॉर्मेंस और ब्रेथ ऑफ निफ्टी. See, after May 6th, it also started moving, showing strength. Started showing some weakness. On 6th May, 58% of stocks from Nifty 50 were above SMA 20, but again, 44% stocks recently were above 20 SMA. So let's check कि निफ्टी का चार्ट एक बार देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाके. कि अब देखो कि निफ्टी नीचे जा रहा था और यहाँ पे निफ्टी में स्ट्रेंथ भी नहीं था. बस जो 8 तारीख को लास्ट डे जो निफ्टी ने थोड़ा मूवमेंट दिखाया था कि जहाँ पे खुला वहीं पे क्लोज हो गया. पर आप देखो यहाँ पे कुछ भी डेटा में इतना इम्प्रूवमेंट था नहीं. सो इट वाज शोइंग दैट कि थोड़ा निफ्टी पॉज होने के बाद भी इट वाज क्लियरली शोइंग अस दैट देयर इज नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि अभी निफ्टी में एग्रेसिव नहीं जाना है. क्योंकि शॉर्ट टर्म में निफ्टी के जो ब्रेड आ रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. सिमिलरली निफ्टी 500 में सेम है. निफ्टी बैंक स्टार्टेड शोइंग वीकनेस. हम देखो कि क्या हुआ कि लास्ट डे निफ्टी इतना नहीं गिरा बट निफ्टी बैंक 25% of stocks out of Nifty Bank were only 20%. हाय पवन, आपकी जो आवाज है ना वो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है. सो इट इज गेटिंग लिटिल एको एंड आपका जो वॉइस भी है दैट इज आल्सो टू लो. ओके, तो एक बार मैं माइक एक मिनट के लिए पॉज रखता हूँ. श्योर. तो अभी हम रिकॉर्डिंग थोड़ा पॉज कर देते हैं. इफ यू नीड सम हेल्प तो लाइक यू कैन जस्ट चेक विद द टेक टीम. ओके, तो ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं मार्केट ब्रेथ को. आई होप नाउ ऑल ऑफ यू कैन हियर मी क्लियरली. दिस इज परफेक्ट. ओके ओके, थैंक यू. सो दिस इज मार्केट ब्रेथ. यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ब्रेथ में आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि आउट ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी 500 ऑल द इंडाइसेस में हाउ मेनी स्टॉक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर और पर्टिकुलर इंडाइसेस आर अबव ऑल दिस क्राइटेरियाज. तो जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि निफ्टी 50 ने थोड़ा स्ट्रेंथ लो हो गया उसमें. सिमिलरली प्रीवियस डे निफ्टी इतना नहीं गिरा, ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ. बट इन निफ्टी 50 कुछ कुछ स्टॉक्स थोड़ा वीकनेस दिखाना स्टार्ट हो गए. ओनली 25% स्टॉक्स वेयर अबाउट 20 SMA. सो प्राइस एक्शन के साथ में अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, इसको सिंक करें, लेट्स ओपन बैंक निफ्टी. तो आप देखो कि प्राइस भी वही दिखा रहा है और मेरा डेटा भी वही बोल रहा है कि अभी लॉन्ग नहीं जाना है. बिकॉज इन स्मॉलर टाइम फ्रेम और इन शॉर्टर टाइम फ्रेम
निफ्टी बैंक हैज स्टार्टेड शोइंग सम वीकनेस। तो इसी तरीके से एक ओवरव्यू आप लोग को मिल जाएगा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में और बाकी इंडाइसेस में क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल हाई लो। पीरियोडिकल हाई लो क्या हो रहा है? पीरियोडिक हाई लो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि देयर आर ऑल द इंडाइसेस आर देयर and how many stocks from that particular indices are in low zone, mid zone or high zone. This is by default selected 1 year. You can check 1 month, 3 month, 6 month as per your convenience. So यहाँ पे फिर क्लिक करते हैं निफ्टी 50 पे और डे वाइज जब चेक कर रहे हैं ना, तो अगेन द लो जोन स्टॉक्स आर गेनिंग और हाई जोन में जितने स्टॉक्स थे ना पहले ऑलमोस्ट 14, 15, 12, 13 स्टॉक्स वर इन द हाई जोन, बट वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुए और सिमिलरली लो जोन के स्टॉक ऊपर आना स्टार्ट हो गए। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट मार्केट में स्ट्रेंथ कम है। अभी थोड़ा जो बुलिश है मार्केट में उनको थोड़ा साइडवेज जाना चाहिए या थोड़ा पॉज करना चाहिए अभी। दिस इज क्लियरली शोइंग अस द इंडिकेट। नेक्स्ट इज एडवांस डिक्लाइन। दिस इज नथिंग कि निफ्टी 50 में और बाकी इंडाइसेस में डे वाइज कितने स्टॉक्स आउट ऑफ 50 की पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। एडवांसेस में मतलब वो पॉजिटिव क्लोज हुए और डिक्लाइन में मतलब नेगेटिव क्लोज हुए। सिमिलरली यू कैन चेक द एडवांस डिक्लाइन फॉर ऑल द इंडाइसेस डे वाइज। यहाँ पे आप पुराने दिनों का भी देख सकते हो। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ मार्केट ब्रेथ। अगर अभी तक मार्केट ब्रेथ को रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, देन वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट। Karthara is asking for what is the high zone. High zone basically if एक स्टॉक का जितना रेंज होगा हाई से लो का, लोअर पार्ट ऑफ 20% विल बी कंसिडर्ड एज लो जोन एंड हायर 20% ऑफ कंसिडर्ड विल बी एज ए हाई जोन, और इन बिटवीन में कहीं पे स्टॉक होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज मिड जोन। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग मार्केट ब्रेथ? Okay, let's move on. Next thing we will cover, that is derivative analytics. Okay. Derivative analytics में क्या होगा जब आप ओपन करेंगे derivative analytics? This is a symbol of stocks of F&O stocks, OI trend, spot price, cumulative OI, and this is delivery and volume. The upper part is indicating that how much percentage or how much times of delivery of volume of last 5 days का जो एवरेज है उसका कितना वॉल्यूम उस पर्टिकुलर डे पे हुआ था, एंड द लोअर वन इज द डिलीवरी पार्ट। सिमिलरली लास्ट 5 दिन का जो एवरेज डिलीवरी है उसका कितना डिलीवरी हुआ, एंड ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो फिल्टर कि आप एग्रेसिव लॉन्ग, न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव शॉर्ट, यहाँ से आप लोग फिल्टर कर सकते हो कि नहीं मेरे को बस एग्रेसिव न्यू लॉन्ग स्टॉक्स ही देखने हैं। So if we select aggressive new long, this is the list of stocks that were showing strength, जो न्यू एग्रेसिव लॉन्ग के क्राइटेरिया पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखना है कहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ और प्राइस चेंज भी अच्छा हुआ था। तो वॉल्यूम डिलीवरी अगर देखें तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं। देखिए क्रॉम्पटन ग्रिप्स था, फिर भारत फोर्ज हुआ। तो इस डेटा के बाद हम लोग को समझ में आ गया कि कौन से स्टॉक्स में वी शुड गो लॉन्ग, and then check the chart, check the price action of that stocks, because after receiving that stocks, after filtering the stocks, we always should focus on price action, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेट जो डिसीजन बाई और सेल का होगा that should be on price action only. जी, भारत फोर्ज ने कल कितना अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था 1330 के ऊपर, उसके बाद प्राइस मूव हुआ और आज आप देखिए कि उस प्राइस कल के हाई को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। तो चार्ट देख के जो ब्रेकआउट आया, जो वॉल्यूम आया, इसको आप अपने लॉन्ग ओनली या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के रडार पे रख सकते हो कि इस पे जब भी लॉन्ग स्विंग आएगा या लॉन्ग का कोई ट्रेड आएगा तो आप इस पे लॉन्ग ट्रेड लेने की ट्राई करोगे, क्योंकि स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, डेटा आपको बता रहा है कि ये डेटा भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें लॉन्ग जाना चाहिए। एक और कर लेते हैं, एक और
स्टॉक देख लेते हैं। लेट्स चेक IGL। IGL में क्या हुआ, कल एक बुलिश ट्रेंड आ रहा था, प्राइस भी ऊपर गया, पर एक स्विंग हाई को वो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब तक स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है या कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, हम लोग को इस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। पर यू कैन ऑलवेज ट्रैक दैट स्टॉक फॉर बुलिश ट्रेड्स। एंड नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट आ रहा है, स्टॉक नेम, एंड यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो इज टोटल जो पुट राइट हुए हैं डिवाइडेड बाई कॉल्स। तो हायर नंबर ऑफ पुट कॉल रेशियो मीन्स मोर पुट राइटर्स आर एक्टिव, दिस इज ए पॉजिटिव साइन। और दिस इज द PCR चेंज ऑफ 1 डे स्पॉट प्राइस का चेंज, एंड दिस इज अ परसेंटेज ऑफ चेंज। तो अगर यहाँ पे मैरिको को जाकर देखें कि जो पुट कॉल रेशियो जिसका 1.35 था, दैट वाज ए बुलिश इंडिकेशन, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि इसका ट्रेंड क्या है, PCR का ट्रेंड क्या है, कब PCR और ज़्यादा स्ट्रांग होना स्टार्ट हुआ। तो फ्रॉम 6 मई से आप देखो कि जो 2.60 था सडनली 1 के आसपास आ गया 7 मई को, और 8 मई को भी उसके ऊपर चला गया। तो 6 मई से देखते हैं कि मैरिको ने कैसा परफॉर्म किया। दिस वॉज द कैंडल ऑफ 6 मई। यहीं पे आपको ये बड़ा मूव आने के पहले आपको इंडिकेशन आ गया था कि यहाँ पे PCR में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया और प्राइस भी ऊपर था। दिस दिस इज द कैंडल वॉज। तो इसी तरीके से आप लोग स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं, और उस स्टॉक में लॉन्ग या शॉर्ट जाना है इसी तरीके से आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हो। सो दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव एनालिटिक्स पार्ट्स। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इनके रिगार्डिंग। मिस्टर वी इज आस्किंग व्हाट इज हायर पुट PCR means? PCR means if the PCR is above 1, that means more put writers are active than the call writers. कि पुट ज़्यादा राइट हुआ है कॉल से, सो पुट राइटर्स विल ट्राई कि स्टॉक उनके पुट राइटिंग प्राइस के नीचे ना जाए, तभी उनको प्रॉफिट हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? या बहुत अगर हाई हो गया तो वहां से आपको डेटा दिखेगा ना कि अगर पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया तो वहां पे कभी भी एक अनवाइंड होने का चांस रहता है। तो जब भी अनवाइंड होगा तो PCR भी धीरे धीरे नीचे आएगा। यू हैव टू चेक द ट्रेंड ऑफ द PCR। इफ द PCR ट्रेंड इज कमिंग डाउन, देन you can avoid that stock also. PCR would not be our final criteria to buy a particular stock. All the features will help you to identify or to filter the stocks कि कहाँ पे बुलिशनेस है, कहाँ पे बेयरिशनेस है। ये सारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए ये सारे टूल्स आपको हेल्प करेंगे। और फाइनल जो डिसीजन होगा ट्रेड का, दैट शुड बी ऑन योर ट्रेडिंग सेटअप। राकेश सर, हायर पुट को PCR कैसे समझे सर? यहीं पे आपको डेटा मिल जाएगा ना कि आप देखो कि कोरोमंडल में जो PCR 0.30 था वो धीरे धीरे बढ़ के 1 के ऊपर आ गया। ये जब भी 1 के ऊपर आता है मतलब पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव है। जिन्होंने पुट बेच के रखा है वो लोग चाहेंगे कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए, तभी पुट का प्राइस कम होगा और उनको प्रॉफिट होगा। ओके, so let's move on the next feature, that is sector rotation. ये सेक्टर रोटेशन का ओवरव्यू है। आप देखो यहाँ पे इन सेक्टर रोटेशन देर इज मार्केट ब्रेथ, डिलीवरी एंड बीवेयर। दिस इज लेवल 1 एंड वी विल कवर लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑल्सो। तो सेक्टर रोटेशन में सबसे ऊपर अभी सबसे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है कि नॉन फेरस मेटल्स, ये सेक्टर अभी सबसे स्ट्रॉन्ग है। फ्रॉम
that sector, 98% stocks within that sector are RS पॉजिटिव। RSI 50 के ऊपर भी 97% स्टॉक है, SMA 20 के ऊपर 85 स्टॉक है, 85% स्टॉक्स है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब नेक्स्ट हो गया कि सेक्टर तो मिल गया, इसमें कौन से स्टॉक्स है जो स्ट्रांग है, उसके लिए हम लोग को लेवल 2 जाना पड़ेगा। बस यहीं पे अगर आप क्लिक करोगे, यू कैन सी इंटायर सेक्टर में सब सेक्टर है मेटल और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेटल नॉन फेरस इज मोर स्ट्रांग। और अगर ब्रेथ भी देखें, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये ब्रेथ दिखा देगा कि ये सेक्टर कब से स्ट्रांग है। तो ये सेक्टर 9 अप्रैल से स्ट्रेंथ दिखा ही रहा है। और इसके अगर आपको स्टॉक्स देखने हैं कि विच आर द स्टॉक्स दैट आर परफॉर्मिंग वेल और शोइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट सेक्टर, फॉर दैट here we can check out all the stocks and let's move on to technical part। अगर EMA में जाते हैं, these are the stocks that are above all the EMA। कौन से EMA? This is 200 EMA, 100 EMA, 50 EMA, 20 and 5। So our focus should be on the particular stocks that are above all the moving averages। अगर सभी मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक होगा तो वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम में उस स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हम लोग को सब टाइम स्ट्रॉन्ग सेक्टर मिल गया, अब उसी स्ट्रॉन्ग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ ही रहना है। तो हिंदुस्तान जिंक एंड वेदांता आर शोइंग स्ट्रेंथ, और ये सेक्टर लास्ट 9 अप्रैल से हम लोग को स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो एक बार चेक करते हैं हिंदुस्तान जिंक और वेदांता कैसा परफॉर्म किया 9 अप्रैल से। ये तो काफी बढ़ गया 9 फरवरी को। और यहाँ पे आप सारे मूविंग एवरेजेस भी लगा सकते हो। जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर गया, वॉल्यूम अच्छा आया, उसके बाद काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऐसे हम लोग स्ट्रॉन्ग सेक्टर में से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। एक दूसरा सेक्टर देखते हैं ऐसे ही, लेट्स रैंडमली चेक माइनिंग। माइनिंग में क्या हो रहा है? सो इन माइनिंग नाउ ओनली 21% स्टॉक्स फ्रॉम दैट सेक्टर आर अबव जीरो लाइन, जो कि RS पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बाकी मूविंग एवरेजेस के ऊपर तो स्टॉक्स है, पर RS में यहाँ पे थोड़ा वीकनेस आ रहा है। अब ब्रेथ जाके देखें तो ये वीकनेस कब से स्टार्ट हुआ? तो फ्रॉम 29 अप्रैल द सेक्टर के कुछ कुछ स्टॉक्स RS से, मतलब निफ्टी से परफॉर्म करना नहीं स्टार्ट किए, वो निफ्टी से अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए। तो कौन कौन से स्टॉक्स है इस पे जाके देखें। तो सेम वे फिर टेक्निकल्स पे जाते हैं, EMA में जाते हैं, तो सी कोल इंडिया, NMDC, इनको देखते हैं कि क्या हो रहा है। GMDC, तो आप देखो कि मेरे को डेटा पहले ही इंडिकेट कर दिया कि दैट स्टॉक्स फ्रॉम दैट माइनिंग सेक्टर हैव स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी, सो वी शुड टेक सम प्रॉफिट। और इसमें बुलिश ट्रेड लेने के लिए हम लोग को अभी थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। अभी पॉइंट आया नहीं है, जब भी ये स्ट्रेंथ दिखाना फिर से स्टार्ट होगा और बाकी चीज़ें मेरे पॉजिटिव है, ये भी जब पॉजिटिव होगा, RS पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी स्टॉक्स भी या बाकी सेक्टर भी RS पॉजिटिव हो जाएगा, तब जाके इस पे बुलिश ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। और आप देखो कि स्टॉक्स कितना अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली इसके साथ आपको डिलीवरी ऑल्सो हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में डिलीवरी कितना हो रहा है। यहाँ पे सारे सेक्टर्स के नाम आ जाएंगे। दिस इज मार्केट कैप ऑफ द एंटायर सेक्टर। ऊपर वॉल्यूम का चेंज आप लोग को आ जाएगा कि एवरेज वॉल्यूम से कितना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। सेम आप देख सकते हो कि डिलीवरी और एवरेज डिलीवरी के साथ कितना ज़्यादा हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर देखना है तो और फोकस हम लोग को फोकस करना है कि जहाँ पे प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव है, प्लस जो डिलीवरी और वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छा आया था। अगर कुछ दिन पहले भी जाएं तो यहाँ पे देखिए FMCG में देयर आर 220 स्टॉक्स आर देयर। पूरा इंडाइसेस, पूरा इंटायर सेक्टर 2% ऊपर गया था 7 तारीख को, एंड द वॉल्यूम वाज अबव एवरेज वॉल्यूम का 3 टाइम्स था, एंड 88% डिलीवरी का इंक्रीज आया था।
तो एफएमसीजी में जाके अगर देखें और ऑल स्टॉक्स में जाते हैं तो यहाँ पे सारे एंटायर स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। सिमिलरली ट्रेड के लिए टेक्निकल्स में जाके फिर ईएमए में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टॉक्स इन सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। वन इज ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, Godrej Consumer Product. These four stocks we can clearly see are trading above all the moving averages. तो मैरिको का एक बार पीसीआर डेटा भी हम लोग को बैक कर रहा था। अब ये सेक्टर रोटेशन में भी दिखा रहा है कि मैरिको में भी अच्छा इस सेक्टर में बाइंग आया था। डाबर इज ऑल्सो देयर, ब्रिटानिया इज ऑल्सो देयर। सो लेट्स चेक मैरिको, डाबर एंड ब्रिटानिया। मैरिको ने मूव किया, yesterday डाबर ऑल्सो मूव्ड वेल। इसने एक ब्रेकआउट भी दिया यहाँ पे, इस स्विंग हाई के ऊपर पहले दे दिया था, इस स्विंग हाई के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया। अभी रिटेस्ट करके जब भी फिर से अगर इसमें स्ट्रेंथ आए, ये स्विंग हाई को अगर फिर क्रॉस करे तो हम लोग को इसमें पॉजिटिव वे लेना है कि इसमें बुलिश व्यू रखना है। एंड लेट्स चेक वन मोर, दैट इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। कि कंटिन्यूसली गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में कंटिन्यूसली 2 दिन का बाइंग आया, ब्रेकआउट के बाद भी ए फॉलो बाइंग था, अभी स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग सेक्टर देख के उसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, वी कैन फिल्टर आउट द स्ट्रॉन्ग सेक्टर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक विद इन दैट सेक्टर। ये हो गया डिलीवरी पार्ट। एंड नेक्स्ट इज वीवैप। तो वीवैप में देखना है कि कौन से स्टॉक्स अब अगर आप सिलेक्ट करोगे तो फ्रॉम दैट विद इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स आर एवर वीवैप और बिलो वीवैप। तो जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स वीवैप के ऊपर होंगे वही हम लोग के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लास्ट डे इंडस्ट्रियल गैसेस में आउट ऑफ 13 स्टॉक्स 69% स्टॉक्स वेर एवर वीवैप। तो जो वीवैप देख के ट्रेड करते हैं उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगा। नाउ लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस सेक्टर रोटेशन के लिए। Please all of you can ask few questions if any question is there. VWAP is volume weighted average price। ये एक इंडिकेटर है जैसे बाकी इंडिकेटर्स होता है। तो इस इंडिकेटर के ऊपर अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है दैट इज ए बुलिश सिग्नल। फर्स्ट सर इज आस्किंग इफ यू वांट टू पिक फ्रॉम बॉटम विच इंडिकेटर इज गुड। अगर आपको बॉटम से देखना है तो आप ब्रेकआउट का रीटेस्ट प्ले करना चाह रहे हो क्या सर? अगर आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर बॉटम में है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। या ग्रेसन, ट्रांसमिशन, केमिकल्स में वीकनेस है। ओके, राज सर आस्किंग इन अप स्टॉक। आई डोंट थिंक इन अप स्टॉक में आरएस है या नहीं। यू कैन यूज स्टॉकेज टू फाइंड आउट आरएस। काफ़ी स्कैन्स भी हैं यहाँ पे और आपको आरएस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिख भी जाएगा। या एक्सेप्ट ईएमए यू कैन, देयर आर टू मेनी ऑप्शन। जब आप अगर टेक्निकल्स पे जाते हो ईएमए छोड़ के एसएमए भी है, 52 वीक हाई, मंथली, पीवर्ट, बॉलिंजर बैंड, पीसार, सुपर ट्रेंड, इचिमोकू क्लाउड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको जो भी पसंद आता है आप उसको यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग सेटअप। EMA, for just an example, I just used EMA, nothing else. Someone, Hemant sir asked me how to determine sector is coming above. सेक्टर स्ट्रॉन्ग है नहीं आपको यहाँ से दिख जाएगा। सपोज अगर रैंडमली अल्कोहल लेते हैं और उसके ब्रेथ में जाते हैं तो अगर ब्रेथ उसका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रेथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे ब्रेथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉक इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ 18 अप्रैल से
इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, जो पहले वीकनेस दिखा रहा था। अब 18th से जाके आप देखो कि कौन कौन से स्टॉक्स टेक्निकली इसमें स्ट्रांग थे। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक बार देख लेते हैं। ये 18 अप्रैल के बाद आप देखो कि धीरे धीरे यूनाइटेड स्पिरिट्स ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, और वो डेटा भी मेरे को सेम चीज दिखा रहा है। तो आपको ये ट्रैक करते रहना पड़ेगा, आपको मार्केट ब्रेथ, सारे सेक्टर के ब्रेथ देखने पड़ेंगे कि ब्रेथ ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे जा रहा है। दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट सेक्टर इज improving or not. Someone is asking when to exit. Exit should be depend on your trading setup. आप क्या सेटअप यूज कर रहे हो, सुपर ट्रेंड, ईएमए, कुछ भी, तो उसी हिसाब से जब आप एंट्री ले रहे हो तो आपका डिफाइन हो जाना चाहिए एग्जिट आपके ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से। ऐसे में कुछ नहीं है सर, ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज है, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वैसे सिंपल मूविंग एवरेज है। आप सिंपल मूविंग एवरेज में जाओगे तो यहाँ पे सिमिलरली 5 मूविंग एवरेज, 20, 50, 100 और 200 सारे मूविंग एवरेज आपको दिए हुए हैं। और स्टॉक अगर बुलिश आपको ट्रेड लेना है तो मूविंग एवरेज के ऊपर हो, दैट इज ए बुलिश साइन। ओके, आई थिंक रिगार्डिंग सेक्टर रोटेशन देयर इज नो अदर क्वेश्चन, सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्टर एनालिटिक पार्ट। सेक्टर एनालिटिक्स क्या हो रहा है कि इतनी दूर हम लोग जो सेक्टर रोटेशन देखे, दैट वाज द टेक्निकल पार्ट ऑफ सेक्टर रोटेशन। इन सेक्टर एनालिटिक्स सारे इंटायर जो सेक्टर है उसमें से ना you can filter out strong sector on the basis of annual and quarterly sales data, EBITDA and profit। तो बाई अगर आप सेल्स सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे क्वार्टरली हो रहा है, तो इस क्वार्टर में कौन से सेक्टर में सबसे अच्छा सेल्स ग्रोथ आ रहा है, दैट यू कैन चेक आउट। यहाँ पे कैपिटल गुड्स में ऑलरेडी 37%, 37 स्टॉक्स का रिजल्ट आ गया। अब धीरे धीरे जितने रिजल्ट आते जाएंगे आपका डेटा और आता जाएगा वहाँ पे। फाइनेंस में 100 स्टॉक्स के डेटा आ गए। तो इन फाइनेंस आप देखो कि टिल नाउ 40% का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ आया है पूरा इंटायर सेक्टर में, और वाई ओ वाई 28% का ग्रोथ आया है। नीचे सारे स्टॉक्स के नाम आ जाएंगे। अब हम लोग को फोकस रखना है कि विच स्टॉक्स आर फाइनेंशियली सेल्स में ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इंटायर सेक्टर को बीट कर रहा है। उस स्टॉक्स को हम लोग को फोकस करना है। उसी स्टॉक में जब आपका टेक्निकल ब्रेकआउट होगा तो आप उस पर फोकस करोगे। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, एबिटा एंड पैट, यू कैन फिल्टर आउट द स्ट्रॉन्ग सेक्टर। यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि करंट पीरियड ओनली। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिसेंट जो क्वार्टर चल रहा है, मार्च क्वार्टर जो है, मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसी रिजल्ट का डेटा यहाँ पे शो करेगा। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेक वाई ओ वाई डेटा कि सेल्स में एनुअली कौन से स्टॉक्स में इसी सेक्टर में से कितना परसेंटेज ऑफ मूव आया था। ये जियो, एसबीआई लाइफ, आरईसी, सी एंटायर सेक्टर परफॉर्म किया था 25%। और यहाँ पे आप देखो कि चोलामंडलम ने 48% का ग्रोथ दिया था सेल्स का, आरईसी ने 20% का दिया था। जियो का पहले का डेटा है नहीं इतना, एसबीआई ने 21% का दिया था। इसी तरीके से आप एबिटा एंड पैड भी देख सकते हो। तो एक आपको सेक्टर मिल गया जो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। उसी सेक्टर में जब टेक्निकली सेक्टर रोटेशन में भी वही सेक्टर आएगा तो आपके लिए डेटा और स्ट्रांग हो जाएगा कि नहीं, वो सेक्टर फंडामेंटली भी स्ट्रांग है एंड टेक्निकली भी अभी उसमें बाइंग आ रहा है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग में जा सकते हो। फ्रॉम शेयर होल्डिंग, प्रोमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई, तीन ऑप्शन है और अदर्स है।
तो प्रोमोटर में वी कैन चेक कि यहाँ पे परसेंटेज वाइज प्रोमोटर होल्डिंग कौन से सेक्टर में अभी ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई एक सेक्टर में प्रोमोटर का बाइंग ज़्यादा हो रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में प्रोमोटर बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलरली एफआईआई का डेटा भी आपको मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो चेक डीआई डेटा ऑल्सो। सो एक बार देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए रिटेल में सी दिसंबर 21 को जो 11% था एंटायर रिटेल सेक्टर में, वो धीरे धीरे बढ़ के मार्च 2024 तक 12% आ गया। अब एंटायर सेक्टर में एक बार चेक करते हैं कि कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ एफआईआई का डेटा। यहाँ पे एक तो आदित्य बिरला फैशन हो रहा है, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया एक देख पा रहे हैं। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया को जाके देखते हैं और अब देखो कि जो 2% था फ्रॉम 2022, जो मार्च 2024 में आके अभी 5% हो गया। और एक बार देख सकते हैं कि स्टॉक का नाम था इलेक्ट्रॉन, और इसका अगर बड़ा चार्ट देखें तो अब देखो स्टॉक्स ने कैसा मूव किया। यहाँ पे जो डेटा है ये हर क्वार्टर एंड में आता है, जब भी एक्सचेंज में डेटा स्टॉक्स दे देते हैं तो वो डेटा वहाँ से क्लब करके यहाँ पे आ जाएगा, जो जो डेटा एक्सचेंज में कंपनी ने फाइलिंग कर चुका है। तो इसी तरीके से एफआईआई का बाइंग देख के, प्रोमोटर का बाइंग और डीआई का बाइंग देख के, सिमिलरली रिजल्ट को देख के कि कौन से सेक्टर में रिजल्ट का इम्प्रूवमेंट हुआ क्वार्टरली एनुअली, जहाँ पे सेल्स भी अच्छा है, पैड भी अच्छा है, तो मेरे को एक एंटायर सेक्टर मिल गया where total sales numbers are increasing, PAT is increasing, and I should focus on that particular sector कि जहाँ पे फंडामेंटली अच्छा है। वो जब भी टेक्निकली ब्रेकआउट देना स्टार्ट हो गया, टेक्निकली स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा सेक्टर रोटेशन पे, उसी सेक्टर पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। और उसी में से जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स होंगे उसका एक वॉच लिस्ट बनाना है। दिस इज बेसिकली सेक्टर एनालिटिक्स। So अगर कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग सेक्टर एनालिटिक्स, so we can take few questions. Hello, all of you can ask question if there is any question regarding sector analytics. Please sir, ask me, please choose one stock, sir. Choose one stock from where? From sector analytics or where? In sector analytics. Okay. So अभी देखते हैं, जैसे फाइनेंस में अभी रिजल्ट आ गया, अब एंटायर फाइनेंस सेक्टर में देखते हैं कि रिजल्ट में कौन सा स्टॉक्स सबसे अच्छा परफॉर्म किया। एंटायर सेक्टर ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ दिखाया है 14% का, एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज ऑलमोस्ट मोर देन 28%, एंड पैट ग्रोथ इज एंटायर सेक्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 29% और ईयर ऑन ईयर 46। अब हम लोग को फोकस करना है कि इससे ज़्यादा कहीं पे होना चाहिए। एसबीआई लाइफ इज वन, चोलामंडलम ऑलमोस्ट इन सिंक ऑफ दैट, एचडीएफसी एएमसी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसका मार्जिन कितना अच्छा इंप्रूव हुआ, इसका सेल्स भी एक बार देख लेते हैं। एचडीएफसी एएमसी का 3% बढ़ा, ईयर ऑन ईयर 28% बढ़ा। अब आप एचडीएफसी एएमसी का एक बार चार्ट देखो। एक बार डेटा मेरे को मिल गया, उसके बाद जब भी इसमें पॉजिटिव साइन होगा, ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रहा है, जब भी टेक्निकली इसमें ब्रेकआउट आएगा या आपके सेटअप पे बाइंग आएगा,
तब जाके आप इनिशिएट करोगे, क्योंकि इसका डेटा आपको दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग है। वन मोर वॉज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इसका सेल्स ग्रोथ वाई ओ वाई 48% था। अगर पैड ग्रोथ देखें चोलामंडल का, जो कि 22% था, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% का सेल्स था। और अब देखो स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई। तो स्टॉक बुलिश है। अब जब मैं इसमें जब भी बुलिश ट्रेड होगा तो इस पे बुलिश ट्रेड मेरे को लेना है, ये आप सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका फाइनेंशियल डेटा भी बैक बैक कर रहा है। और जब ये सेक्टर फिर सेक्टर रोटेशन में स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट होगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि टेक्निकली भी सेक्टर रोटेशन में वो सेक्टर आ रहा है, प्लस उसी सेक्टर में फंडामेंटली भी कुछ अच्छे डेवलपमेंट हो चुके थे। इसी तरीके से आप टेक्निकल और फंडामेंटल मिला के एक अच्छा सेक्टर, उसमें से कौन सा स्टॉक्स अच्छा कर रहा है, यू कैन चेक दैट। सॉरी सर, यहाँ पे ईपीएस का ऑप्शन नहीं है। यू कैन सॉर्ट फ्रॉम these three options: PAT, EBITDA and sales. Separately you can check EPS, but here you can filter the stocks on the basis of sales, EBITDA and PAT. Anyone else? Okay, Swati, this is from my side. I think there are no other questions regarding sector analytics. Hello? Raju sir, are you there? Pavan, I'm taking it. Okay. Amresh da? Yes, I'm taking it. Yeah. Okay. Okay, Okay. thank you. Thank you, Pavan. Thanks a lot. Welcome, Dada. You start, I am stopping my screen share. Okay. Okay. Hello everyone. Yeah, my name is Amresh और आज हम स्ट्रैटेजीज पार्ट देखेंगे स्टॉकेज का, जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में इंट्राडे, स्विंग बुक और पोजिशनल स्कैन्स है। तो हम फर्स्ट इंट्राडे स्कैन से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन डे बुलिश स्ट्रैटेजीज से। तो आप देखते हैं आज कौन कौन से स्टॉक्स आए थे और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। हालांकि आज मार्केट काफी बेरिश था। फिर देखते हैं आज के हमारे स्टॉक्स में आया था भारत फोर्ज एंड इंगरसोल ब्रांड। तो देखते हैं इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, और उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंट्रो सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस स्कैन के अनुसार हमें जो 15 मिनट का जो कैंडल का हाई होता है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई जो आपका 9:30 का होगा, उस प्राइस अगर उस कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 और 1:5 का होगा। अगर परसेंटेज टर्म में अगर बोलूँ तो अगर 1% स्टॉप लॉस है तो टेक प्रॉफिट 1:5% का होगा। और ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सब इंडिविजुअल अपने अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही हैं। तो आप अपने ढंग से भी इसको कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन है 30-20 तक, 3:20 तक इस ट्रेड को हम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और उससे ज्यादा हम नहीं करें क्योंकि ये इंटरडे ट्रेड है। तो 3:20 तक इस ट्रेड को हमको स्क्वायर अप कर लेना होगा। तो देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो भारत फोर्ज में जाते हैं हम। तो भारत फोर्ज का चार्ट को हम इंट्राडे 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। और भारत फोर्ज का ये था हमारा 15 मिनट का हाई, जो प्राइस ने ब्रीच किया। और वो एक फ्लैट नोट पे बंद हुआ ना, प्राइस ने ना इधर स्टॉप लॉस हिट करवाया और ना इधर टारगेट हिट करवाया। तो प्राइस एक फ्लैट नोट पे बंद हुआ और एक माइनस बेयरिश साइड में क्लोज किया। सेकंड स्टॉक देख लेते हैं।
सेकेंड स्टॉक ने भी अपने 15 मिनट का हाई को ब्रीच किया था, जो कि आपका एग्जैक्ट 10 AM का था, बट ड्यू टू निफ्टी सेलिंग प्राइस अपने आप को ऊपर रख नहीं पाया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। यहाँ पे हम अपना दूसरा स्कैन देखते हैं। तो आज शॉर्ट स्कैन में कोई स्कैन नहीं आया हुआ था, और डैगर जो हमारा रिवर्सल स्कैन है, तो इसमें भी कोई स्टॉक हमारा आज का इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं आया हुआ था। तो हम डेली साइड में देख लेते हैं आज कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए थे। तो जनरली जो सेल साइड का भी कॉन्सेप्ट सेम है कि हम अपने 15 मिनट का जो लो रहेगा, 15 मिनट का लो अगर प्राइस ब्रीच करता है तो हम अपना सेल साइड का ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और टेक प्रॉफिट आपका 1:5 और स्टॉप लॉस 1% का रहेगा। और ये लेंथ ऑफ द ट्रेड ये भी इंट्राडे है, तो 320 तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से स्टॉक्स आए थे। तो आज इंट्राडे में आर्मर जो मोमेंटम स्कैनर है उसमें कोई स्टॉक नहीं आया था। शील्ड है, इसमें भी कोई स्टॉक आज नहीं आया था इंट्राडे ट्रेड के लिए। और एक जो बुमक है वो रिवर्सल स्कैन है, तो उसमें भी कोई स्टॉक नहीं आया था। तो अगर हम देख लेते हैं अपने स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजीज की तरफ। यहाँ पे हमारे पास 3 स्कैन है, मोमेंटल, डॉव और फोनेक्स। मोमेंटम है कि प्राइस एक कॉन्टिन्यूस मींस अप ट्रेंड में है, और हम वहाँ पे प्राइस अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो वहाँ पे हम एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि कहाँ पे हम एग्जिट एंट्री और एग्जिट कर सके। डो है जो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है कि प्राइस हायर हाई बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम प्राइस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और जो अपना थर्ड है वो फिनिक्स, मुझे एक रिवर्सल स्कैन है, मीन्स प्राइस एक अप ट्रेंड पे है और अचानक प्राइस में एक करेक्शन आया, और फिर वहां से जो रिवर्सल होगा हम उसको कैसे कैच कैच कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये स्कैन्स में कौन कौन से स्टॉक्स हैं और हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आज के दिन का, कल का जो यूडी का स्कैन है हमारे पास क्वांटम ग्रिप्स और केफिन आया है, तो उसको देखते हैं कि हम अगर उसको ट्रेड कैसे ट्रेड करते हैं। तो हम इसको डेली चार्ट में कर लेंगे अपने। तो क्रॉम्पटन ग्रिप्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, और जो स्कैन आया हुआ था वो हमारे कल का यूडी बेस पे स्कैन आया हुआ था। तो इस एरो पे हमारा हमारा स्कैन आया हुआ था, तो हमको इस प्राइस के हाई के ऊपर अपना ट्रेड को लेना था। तो प्राइस ने हल्का एग्जीक्यूट किया अपने हाई को, बट वो रह नहीं पाया वहां पे। तो हम लोग को ऐसा नहीं देखना है कि प्राइस जो ही टच करे अपना रेजिस्टेंस या प्रीवियस डे हाई को और हम ट्रेड ले ले। हमको फॉलो करना के पड़ेगा कि प्राइस एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटा तक अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है या जो प्रीवियस डे का हाई है वहां पे सस्टेन हो, ताकि हम अपने फॉल्स ब्रेकआउट से बच सके। तो जनरली यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है, और ये काफी अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ था। तो ऑलमोस्ट हमको ये ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा नियर, तो पहले हमको जज करना पड़ेगा कि हमारा नियर बाय स्टॉप लॉस कौन सा होगा। सो ये जो लेवल दिखा रहा है, जो एक प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, ये ऐसा दिखने में लग रहा है कि प्राइस को इस लेवल को ब्रीच करने में काफी दिक्कत होगी। सो हम इसको अपना स्टॉप लॉस मान के चलते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे हम थोड़ा देख लें कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या क्या रहेगा इस स्कैन में। तो जो है कि ये एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी है, तो इस स्ट्रैटेजी के अनुसार हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो 1:2% का रहेगा। मीन्स अगर हम 5% का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो हमारा 10% का हमारा टारगेट रहेगा। तो इसमें हमारा हम लोग 50% जो है वो 2% पे मीन्स अपने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जो रेस्ट जो 50% रहेगा वो हम सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से हम उसको ट्रेल करते रहेंगे, ताकि हम मैक्स टू मैक्स इस प्राइस से हम जितना मैक्सिमम रिटर्न ले सके हम उसको लें। तो ये रहा हमारा लेंथ ऑफ द ट्रेड, हमारा है 2 to 30 डेज का है, मतलब 2 से 30 दिन तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम इस लेवल पे हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि वहां पे प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट था
और सेकेंडरी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रीच किया था। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो करीबन 6.5% का आ रहा है। तो हमारा 1:2 के हिसाब से हमारा जो टारगेट होगा वो 13% का होगा। तो ये नियर बाई 386 के जो प्राइस लेवल वो अपना टारगेट होगा। तो प्रॉब्ली प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, तो होप अपकमिंग डेज में अपने टारगेट को वो हिट कर ले। सेकंड स्टॉक हमारा है केफिन, देखते हैं। तो केफिन का जो हमारे पास स्कैन आया हुआ था, तो वो था 8 मई का। तो 9 मई को हमको ट्रेड लेना था इसमें। तो जनरली इस कैंडल पे हमारा ट्रेड मन सिग्नल आया हुआ था। बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया हुआ है और अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। तो हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, तो हम इसको वेट करेंगे कि प्राइस अपने प्रीवियस अपने स्विंग हाई को ब्रीच करे, तब हम उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे नियर बाई का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा बनेगा जिसको हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो नो डाउट प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल है ये हमारा स्टॉप लॉस जोन बन जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था। तो प्राइस यहाँ पे अगर इस लेवल को ऊपर ब्रीच करता है, तो इस लेवल को आने में, टेस्ट करने में प्राइस को काफी दिक्कत होगा। तो हम यहीं से असम्पशन करते हैं कि अगर हम इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर ट्रेड ले, इनकेस इस स्टॉक को हम, ये काफी तेजी का स्टॉक है, तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस अपने जो स्विंग हाई है 1822 उसको अगर ब्रीच करे तो हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीबन 10.5% का बन रहा है। तो इस स्ट्रैटेजी के अनुसार जो 1:2 का है, तो हम करीबन 21% का स्टॉप लॉस हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस हमें दे। जो कि नियर बाई 990 लेवल का है। तो प्रॉब्लम हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और ट्राई करेंगे कि जब प्राइस अपने 822 लेवल को ब्रीच करे तो हम इस ट्रेड में एग्जीक्यूट अपने प्राइस हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अप साइड की तरफ। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 731 रुपीज के लेवल पर। तो यहाँ पे प्रीवियस में और एक दो स्टॉक हम लोग देख लेते हैं कि वो स्टॉक आए थे तो इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो हमने अपने केफिन अभी जस्ट देखा, तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। और तो 6 मई को कोई स्कैन नहीं आया था, 3 मई को भी कोई स्कैन नहीं आया था, 2 मई को फिर से केफिन आया, तो हमने अब इसको डिस्कस किए हुए हैं। तो 30 अप्रैल को भी कोई स्कैन नहीं आया और 29 अप्रैल को भारतीय एयरटेल आया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 29 अप्रैल को हमारा इस लेवल पे, इस कैंडल पे बेसिस पे हमारा स्कैन आया हुआ था, जो कि प्राइस ने उसको ब्रीच नहीं किया। और जो नियर बाई जो इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है वो ये है। तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये सब अपकमिंग ट्रेंडिंग स्टॉक्स है। तो अगर आने वाले दिन में प्राइस अगर अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नियर बाई सपोर्ट कौन सा हो सकता है। तो अभी के हिसाब से जो नियर बाई सपोर्ट ये दिख रहा है, जो प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था। बट प्राइस अगर फर्दर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम अपना स्टॉप लॉस और छोटा कर सकते हैं। कि अगर यहाँ पे वैसा कुछ पैटर्न या कोई स्ट्रॉन्ग जोन दिखा, जैसे यहाँ पे मेरे को एक दिख रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं इनसाइडर बार, राइट। सो ये है प्राइस जो भी ट्रेड कर रहा है वो एक इनसाइडर बार में ट्रेड कर रहा है। मीन्स जो 3 मई का कैंडल है उसके बाद देखिए प्राइस उस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इनकेस अगर प्राइस इस इनसाइडर बार को ब्रीच करता है, तो जो इनसाइडर बार का लो होगा वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। तो हम अपना इसको अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो फिलहाल में यही अपना एक नियर बाई का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, तो हम इसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो करीबन 8% का आ रहा है अप्रोक्स में।
तो यहाँ पे 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। पे 8% आ रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि 16% का रिटर्न प्राइस हमको दे, अगर ये यहाँ से ब्रीच करता है, जो करीबन 1570 के आजू बाजू है। तो प्राइस अगर अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है कि जो है 1354, तो हम इस ट्रेड को ले सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ, और अपना टारगेट ये रहेगा। तो हमने ईगल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग डोव में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा स्कैन आया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को कैप्री, ग्लोबल, गेल और मारुति, तो इन 3 स्टॉक को हम देखते हैं। उन देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है और स्टॉक को हम कितने दिन तक रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है, और इसको हम होल्ड कर सकते हैं। जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है वो 2 से 30 दिन तक का है। तो 30 दिन तक अंदर हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो पहला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, कैप्री ग्लोबल। तो कैप्री ग्लोबल का जो स्कैन है, तो वो 8 मई को आया था, जो कि इस कैंडल पे बेसिस पे आया हुआ था। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे काफी 3 बहुत बोल्ड बोल्ड कैंडल यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड है, क्या यहाँ पे काफी बड़े बड़े बोल्ड कैंडल बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये लेवल अगर ब्रीच करता है तो प्राइस यहाँ से काफी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस हिसाब से हम इसको एनालाइज करते हैं। इस लेवल को हम अपना स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस जोन मानते हैं। अगर प्राइस को ब्रीच करता है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना रेजिस्टेंस लेवल हमने जज कर लिया कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। अब हमें स्टॉप लॉस लेवल को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लेवल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लेवल रोल प्ले कर सकता है। तो ये एक जो लेवल है, यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे काफी बार टच किया, फिर ये इस लेवल से ही प्राइस हमेशा ब्रेकआउट दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस लेवल से प्राइस हमेशा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस ने यहाँ से 3 बार अटेम्प्ट लिया हुआ है इस सपोर्ट को, और यहाँ से ऊपर जाने की वो ट्राई कर रहा है। तो इस लेवल को ही हम अपना स्टॉप लॉस जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखेंगे, और इसको हम अपना स्टॉप लॉस जोन मानेंगे। तो देखते हैं अगर यहाँ से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट किए रहते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता। तो इसके अनुसार हमारा 11% का हमारा स्टॉप लॉस इसका बन रहा है। तो स्ट्रेटेजी के अनुसार 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो 22% का हम टारगेट हम ट्राई करेंगे, जो करीबन 290 के है। तो हम इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर प्राइस अपना 237 या 238 लेवल को ब्रीच करता है तो एक ब्रेकआउट होगा, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी है, और अपना जो प्रोजेक्टेड जो लेवल है 22% का, वो टेस्ट कर सकता है, जो है 290 लेवल। तो इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सेकंड स्टॉक हो गया गेल। तो हम गेल को देखेंगे। तो गेल का जो स्कैन आया था वो 8 मई को था, जो कि ये कैंडल था। तो अब हम देखेंगे नियर बाई का रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि हम ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर हम लोग ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं तो प्राइस यहाँ से कभी भी घूम जा सकता है। मीन्स अगर हम ये सब लेवल पे अगर ट्रेड को हम लोग लेते हैं, ये सब लेवल पे, तो ये हमारा जो नियर बाय का रेजिस्टेंस है वो एक ऑब्स्ट्रकल बन सकता है। तो प्राइस वहां से नहीं भी जा सकता ऊपर में, वो नीचे आ सकता है। तो फॉर द सेफर साइड हम हमेशा ट्राई करेंगे कि ब्रेकआउट के ऊपर में अपना ट्रेड को ले। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। तो हम यहाँ पे भी जज करेंगे कि नियर बाय का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्या होगा। तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है, बट प्राइस अभी उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। बट प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है अप साइड में, प्राइस अगर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को अप साइड में ब्रीच करता है, तो हमारा ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा। ये जो ब्लू लाइन में मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया हुआ था और प्राइस यहाँ पे अभी घूम रहा है। तो प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। तो देखते हैं तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और देखेंगे कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीबन 8.5% का बन रहा है। सो हम
17% का टारगेट लेके इसमें ट्रेड हम कर सकते हैं। तो करीबन 250 का लेवल का जो हमारा जो टारगेट रहेगा, प्राइस अगर अपना 210 लेवल को ऊपर अपसाइड में ब्रीच करता है, सॉरी 214 लेवल को अगर ऊपर में ब्रीच करता है, तो 251 लेवल तक हम स्टॉक को हम देख सकते हैं, ताकि वो अपना टारगेट हमारा हिट करे। और थर्ड स्टॉक हो गया मारुति। तो मारुति का भी जो स्कैन आया था वो 8 ऑफ मई का आया था, जो कि इस कैंडल के बेसिस पे आया था ईओडी पे। तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे कि हमारा नियर बाय रेजिस्टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे ऐसा क्लियरली विजिबल है कि ये हमारा नियर बाय रेजिस्टेंस है। तो हम ट्राई करेंगे कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर में जाए और फिर हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो नियर बाय का जो सपोर्ट दिख रहा है, ये यही दिख रहा है अपने को। अगर प्राइस अपने स्विंग हाई, जो कि आपका 13,074 है, अगर इसको ब्रीच करता है तो हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे अपसाइड में। तो देखते हैं अगर प्राइस इसको ब्रीच करता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे भी करीबन 6.5% का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो टेक प्रॉफिट हमारा 13% का रहेगा। जो कि करीबन 14,670 है। ठीक है, तो हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। प्राइस अभी इस रेंज में घूम रहा है, अगर ब्रेकआउट देता है तो प्रोबेबिलिटी है प्राइस आने वाले अपने प्रोजेक्टेड लेवल को वो टेस्ट कर दे। तो यहाँ पे हम और कुछ एग्जांपल हम ले लेंगे। 7 मई को कोई स्कैन नहीं आया। 6 मई को गुजरात गैस आया हुआ, तो हम इसको देखते हैं गुजरात गैस में हम कैसा ट्रेड कर ले सकते थे। तो गुजरात गैस का हमारा जो स्कैन है वो तो 6 ऑफ मई को आया था ईओडी। तो इस कैंडल के बेसिस पे हमारा वो स्कैन आया था। तो हम नियर बाई का रेजिस्टेंस हम लोग देख लेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है। हम इस हिसाब से भी अपना रेजिस्टेंस लेवल निकाल सकते हैं कि नियर बाई का ब्रेकआउट कौन सा लेवल है, या एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से भी हम उसका हम अपना रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं कि कहाँ पर रेजिस्टेंस। तो हम अपना स्ट्रेट लाइन को ये अजूम करते हैं कि ये अपना ब्रेकआउट लेवल होगा। तो हम यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को ट्राई करेंगे ढूंढने के लिए कि कौन सा लेवल स्टॉप लॉस पे हम रख सकते हैं। तो जनरली ये जो लेवल दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे एक बार टेस्ट करके फिर वो घूम गया है। प्राइस इस लेवल पे काफी बार रहा, यहाँ पे 3 कैंडल बने हुए, फिर भी प्राइस इसको तोड़ के नीचे नहीं आया। ये प्राइस ऊपर ही गया, और ये थर्ड टाइम ये प्राइस ट्राई कर रहा है कि इस लेवल को एक बार टच कर दे और टच करके बाद वो बाउंस करे। तो मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन मेरे हिसाब से वो दिख रहा है कि जो हम अपना स्टॉप लॉस के बेसिस पे हम रख सकते हैं। तो हम देख लेंगे कि अगर ये हमारा स्टॉप लॉस होगा तो फिर हमारा टारगेट क्या हम रख सकते हैं। तो हमारा जो ब्रेकआउट लेवल है वो 584 का है। तो हम इसको देख लेते हैं। तो इससे हम अपने स्टॉप लॉस जज करेंगे जो करीबन 10% का है। तो 1:2 के रेशियो के हिसाब से 20% का टेक प्रॉफिट हम लेंगे इस ट्रेड में, अगर ये ट्रेड अगर ब्रेकआउट देता है अपसाइड में, जो कि करीबन 700 का लेवल है। तो इसको हम अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं और वेट करेंगे कि 584 लेवल अगर ब्रीच होता है अपना रेजिस्टेंस, तो इसमें हम ट्रेड में जा सकते हैं। इसमें और एक लास्ट हम भी देख लेते हैं स्कैन। 3 मई को कोई स्कैन नहीं आया, 2 मई को भी नहीं आया। 30 अप्रैल को एवेन्यू सुपरमार्ट आया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट हमारे पास जो स्कैन आया था वो आया 30 ऑफ अप्रैल को। जो कि इस कैंडल पे क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे पास स्कैन आया हुआ था। तो जनरली हम अपना जैसे हम करते हैं, हम अपना रेजिस्टेंस पहले मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि प्राइस यहाँ से गया, अपने रेजिस्टेंस के पास अभी ट्रेड हो रहा है। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच करे। तो यहाँ पे हम अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ढूंढ लेंगे।
कि यहाँ पे कौन सा एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर प्राइस इसको ब्रीच करता है तो ये एक लेवल मेरे को जो दिख रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का रीजन ये है कि प्राइस ने यहाँ पे एक गैप अप एक दिया था, और फिर प्राइस इसी सपोर्ट लेवल को एक बार ब्रीच किया और फिर एक स्ट्रॉन्ग मारुबुरु कैंडल बना के फिर ऊपर गया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मेरे को दिख रहा है। अगर प्राइस अपना जो स्विंग हाई है 4896 इसको ब्रीच करता है तो हम इस ट्रेड में ट्रेड ले सकते हैं। तो हम देख लेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा। तो इस स्ट्रैटेजी के अनुसार हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये हमारा स्टॉप लॉस 7% का बन रहा है, तो 1:2 के हिसाब से 14% का टेक प्रॉफिट हम इसमें लेंगे। जो कि है करीबन 5577। तो प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे है, प्रॉब्ली अगर ये अपने हाई को ब्रीच करता है तो वो आने वाले दिन में अपना टारगेट को टेस्ट कर सकता है। तो हमारा ये दो पार्ट कंप्लीट हो गया। हम अपना फेनक्स में देखते हैं। फेनिक्स में लास्ट डे कोई स्कैन नहीं आया, 7 मई को भी कोई स्कैन नहीं आया हुआ है, 6 मई को भी नहीं है, 3 मई को भी नहीं है, 2 मई को भी नहीं है, 30 अप्रैल को भी नहीं आया है, और 29 अप्रैल को। तो इसमें फेनिक्स रिबल्स में अभी तक कोई स्कैन नहीं आया है। तो अब हम चले जाएंगे हमारे बुलिश पोटेंशियल बुलिश स्ट्रैटेजीज पे। तो यहाँ पे भी सेम है, सर्फिंग जो कि एक मोमेंटम है, रोइंग जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, और फिशिंग रिवर्सल जो कि एक रिवर्सल स्कैन है। जो मैंने पहले बताया कि मोमेंटम है कि प्राइस एक काफी मोमेंटम है, ऊपर तेजी का स्टॉक है, वो हल्का नीचे आया तो हम वहां पे जज करेंगे कि वहां पे हम कैसे ट्रेड को ले सकते हैं। सेकंड हो गया हमारा रोइंग, जो कि एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में है, प्राइस अपने हायर हाई बनाए जा रहे हैं, तो हम इसमें ट्राई करेंगे कि वहां पे जो स्कैन हम उसको कैसे ट्रेड करें। और एक जो फिशिंग है, जो रिवर्सल स्कैन है, प्राइस एक अप ट्रेंड में था, प्राइस में एक करेक्शन हुआ, और करेक्शन मारने के बाद जो रिवर्सल होगा उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो हम देख लेते हैं इन तीनों स्कैम्स को। तो हमारा क्रॉम्पटन ग्रिप्स आया हुआ है यहाँ पे, तो हम पहले देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा इसमें। सो इस स्कैन के अनुसार हमारा जो टारगेट और स्टॉप लॉस का जो रेशियो है 1:3 का है। मीन्स अगर 10% का स्टॉप लॉस होगा तो हमारा टेक प्रॉफिट 30% का होगा। और द लेंथ ऑफ द ट्रेड है, इस ट्रेड को हम 1 महीने से 3 महीने तक इसमें हम बने रह सकते हैं अगर ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होता है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्रॉम्पटन ग्रिप्स आया हुआ है। तो क्रॉम्पटन ग्रिप्स में हम लोगों ने लास्ट में इसको डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे हमारा टारगेट और स्टॉप, सॉरी, यहाँ पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल डिफाइंड है। बस हमें सिर्फ अपना जो स्टॉप लॉस का जो रेशियो है वो हमें चेंज करना होगा, और टारगेट जो 1:3 का है। तो देखते हैं कि इसमें हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है, और ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल है जो करीबन 7% का बन रहा है। तो इसके अनुसार हमारा जो स्टॉप लॉस जो टारगेट होगा वो 3 टाइम्स होगा, जो होगा 21%। जो कि 415 रुपये, मतलब 415 रुपीज के आजू बाजू ये दिखा रहा है। तो अगर प्राइस अपने स्विंग हाई 345 को अगर ट्रेड करता है तो हम इस ट्रेड में ले सकते हैं, और अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को रखते हुए ट्रेड को देख सकते हैं। प्रॉब्ली इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो प्रॉब्ली आने वाले समय में प्राइस अपने जो टारगेट लेवल को है वो हिट करे। देखते हैं, और दूसरे स्टॉक को देखते हैं हम। उस 7 मई को कोई स्टॉक नहीं आया था। 6 मई को जिंदाल 100 और यूनाइटेड स्पिरिट्स आए थे, तो हम इसको देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसे देखते हैं 6 मई को हमारा स्कैन आया था जिंदाल 100 का, तो 6 मई हो गया। तो 6 में ये इस कैंडल के बेसिस, क्लोजिंग के बेसिस पे हमारा स्कैन आया हुआ था। तो हम जैसे देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने स्विंग हाई को ब्रीच नहीं किया, हालांकि प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे तो ट्रेड हो रहा था, बट जिस दिन ये स्कैन आया प्राइस ने उस लेवल को ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इन केस अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ रहता तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे हम कैसे स्टॉप लॉस और अपना टारगेट को डिफाइन करते हैं। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच किया होता, मीन्स अगर इस कैंडल के ऊपर प्राइस अगर ट्रेड कर रहा होता, तो हम इस ट्रेड को हम लिए रहते हैं, या अपकमिंग डेज में अगर ये प्राइस अगर इस कैंडल को ब्रीच करता है अपने हाई को, जो है कि 598 का है, तो हम कैसे इसमें ट्रेड ले सकते थे। जो कि अभी मेरे को जो ये लेवल दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, क्योंकि अब जब देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक बार आया, फिर इस लेवल पे ये काफी बार यहाँ इस जोन को घुमा है, और ये थर्ड टाइम प्राइस इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो प्रॉब्ली यहाँ से टेस्ट करने के बाद प्राइस प्रॉब्ली ऊपर जाए और अपना ब्रेकआउट दे, तो इस लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस जज करेंगे और देखते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठता है। तो इसके अनुसार हमारा 13% का स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है। तो हमारा टेक प्रॉफिट 39% का होगा यहाँ पे। तो करीबन 530 का लेवल पे है, तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। प्राइस अगर इस सपोर्ट से अगर बाउंस करता है और अपने स्विंग हाई को फिर से वो ब्रीच करता है 598 का, तो हम ट्रेड को ले सकते हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 831 के लेवल पे रहेगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो आपका 514 का रहेगा। यहाँ पे दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो स्कैन आया था वो 6 मई को आया था, जो कि ये था। तो प्राइस अभी भी उस रेंज पे ही घूम रहा है, प्राइस ने फोर्सफुल इसको ब्रीच नहीं किया। हम मैंने तो पहले बोला था कि अगर प्राइस आप कोई रेजिस्टेंस लेवल या प्रीवियस डे का हाई को अगर आप देख रहे हैं, तो आप पक्का उस पर ध्यान रखिए कि प्राइस जस्ट उसको टच नहीं करे, वहां पे वो कुछ देर रहे, मतलब 15 मिनट या 20 मिनट, आधे घंटे तक प्राइस रहे, ताकि उसमें कंफर्मेशन आ जाए कि प्राइस जो है फॉल्स ब्रेकआउट वो नहीं दे रहा होगा। तो इन केस अगर प्राइस अगर अपने स्विंग हाई को जो है 1246 को ब्रीच करे, तो हम इसमें ट्रेड को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जज करेंगे कि यहाँ पे नियर बाई का कौन सा एक सपोर्ट जोन है। तो मेरे हिसाब से ये एक सपोर्ट जोन मेरे को दिख रहा है, तो हम अपना इसको स्टॉप लॉस रखेंगे और देखते हैं। तो अगर प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो इसका स्टॉप लॉस नियर बाई 5% का बन रहा है। सो एज एज पर द स्ट्रैटेजी हमारा टारगेट 15% का रहेगा 1:3 के रिवॉर्ड के हिसाब से। जो कि करीबन 1425 से 30 के बीच में आएगा। तो ये काफी मोमेंटम स्टॉक है, और लेकिन काफी स्लो पेस में है। अगर प्राइस अगर अपना जो स्विंग है 1246 को ब्रीच कर सकता है, तो प्राइस का और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, और शायद अपकमिंग डेज में अपने टारगेट को हिट करे। तो आप इनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं प्राइस अगर अपने स्विंग हाई को ब्रीच करे तो यहाँ पे और एक स्कैन हम देख देख लेते हैं, रेनबो चिल्ड्रन देखते हैं। तो रेनबो चिल्ड्रन का जो स्कैन आया था हमारे पास 3 मई को आया था, जो कि ये ये दिन के कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे हमारा स्कैन आया था। तो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो नो डाउट प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, प्राइस को ऊपर भी गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर इस ट्रेड को हम लिए रहते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता और हम कैसे जज किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया और ये जो सपोर्ट लेवल है,
तो जनरली इसने अपने स्टॉप लॉस को हिट कर गया। फिर भी हम इसको प्लॉट करके देखते हैं कि अगर ये हम यहाँ से ट्रेड रहते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बनता। तो ये भी करीबन 7% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होता वो करीबन 21% का होता है, जो कि 1800 के करीबन आ रहा है। बट जनरली इसने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस खा गया इस ट्रेड में, क्योंकि निफ्टी काफी अभी बेरिश ट्रेंड में ही चल रहा है, सेलिंग आ रही है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा रोइंग हम लोगों ने तो अब हम रोइंग में जाएंगे, जो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से स्कैन आए हैं और हम इसमें कैसे ट्रेड करते हैं। तो हमारे पास अभी जो लेटेस्ट स्कैन है वो अंबुजा सीमेंट, एक्सिस बैंक और मारुति। तो हम इन तीनों का देखते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, और जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है वो 1 महीने से 3 महीने तक इस ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। तो अंबुजा सीमेंट हम देख लेंगे। तो अंबुजा सीमेंट का जो स्कैन आया था हमारा 8 मई को आया था, मीन्स इस स्कैन के क्लोजिंग के बेसिस पे आया था हमारा स्कैन। तो जैसे देख सकते हैं कि प्राइस वो नीचे आ रहा है, तो अब हम अपना नियर बाय के रेजिस्टेंस को जज करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्राइस अगर उसके ऊपर क्लोज या थोड़ी देर रहता है तो एक अपवर्ड मूवमेंट आ सकता है। तो हम अपने इसको इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि प्राइस अगर यहाँ से रिबाउंड करता है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है तो हम इसको ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो हम अपना जज कर लेंगे कि यहाँ पे नियर बाई का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो कौन सा बन सकता है। तो इन केस अगर प्राइस यहाँ से घूम जाता है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है, तो मेरे हिसाब से ये लेवल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से भी एक बार ब्रेकआउट दिया, इस लेवल से भी एक बार ब्रेकआउट दिया, ये जो थर्ड लेवल है प्राइस ने फिर यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दिया, और फोर्थ टाइम प्राइस इसके नीचे भी आ गया। तो प्रोबेबिलिटी अगर इसके ऊपर ये प्राइस जाता है तो ये जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्राइस ने इसको काफी बार टेस्ट किया। तो देखते हैं अगर इसके ऊपर प्राइस अगर चलता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बैठता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करीबन 6% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। तो प्राइस अगर अपना इस लेवल को जो अगर ब्रीच करता है जो है आपका 625 का, सो हम 18% या 20% तक का अपना टारगेट के लिए हम अपना वेट करेंगे, जो कि करीबन 740 के लेवल तक का आ रहा है। तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ताकि प्राइस यहाँ से अगर जैसे ही घूमे अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच करे और निफ्टी भी अगर पॉजिटिव हो जाए तो हम इसको ट्रेड को ले सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा टारगेट ये रहेगा। और थर्ड स्कैन है मारुति। मारुति को देख लेंगे। तो मारुति हम लोगों ने और एक बार दूसरे स्कैन में एनालाइज किया था, तो हम दूसरे ये हमारा दूसरा स्कैन है, तो इसको हम इसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे। तो 8 मई को आया था। तो 8 मई को ये था हमारा कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे पास स्कैन आया हुआ था। हम इसको वेट करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच करे, जो कि है 13,074। और जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस बेसिस पे हम इसको हम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो इस ट्रेड के अनुसार जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीबन 7.5% का बन रहा है, बट हम इसको 8% ही हम लेते हैं। तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक को रखेंगे, और अगर अपने स्विंग हाई को प्राइस अगर ब्रीच करता है तो 24% का टारगेट को हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि करीबन 16,160 के आजू बाजू होगा। तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। प्राइस अगर ब्रीच ब्रीच करता है अपने रेजिस्टेंस को तो हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे और कुछ स्कैम देख लेंगे। तो यहाँ पे मारुति हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भारतीय एयरटेल हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग महिंद्रा हॉलीडे एक बार देख लेंगे। तो महिंद्रा हॉलीडे का स्कैन आया था 7 मई को।
जो कि इस कैंडल के बेसिस पे आया था, क्लोजिंग बेसिस पे। तो हम यहाँ पे अपना नियर बाई रेजिस्टेंस को हम देखेंगे कि यहाँ पे नियर बाई रेजिस्टेंस कौन सा है। तो मेरे हिसाब से ये एक लेवल है जो नियर बाय रेजिस्टेंस दिख रहा है। प्राइस अगर इसके ऊपर ट्रेड होता है तो हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर के अगर ट्रेड होता है तो हम इसको ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नियर बाय का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा बन रहा है। तो ये एक जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, क्योंकि प्राइस इस लेवल, यहाँ पे काफी बार प्राइस ने इसको यहाँ पे टेस्ट किया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो अगर प्राइस अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे लिए बन सकता है, और जो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर प्राइस अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल जो है कि 440 इसको ब्रीच करेगा तो हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो इसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस 6% का बन रहा है। तो अगर प्राइस अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 440 उसको ब्रीच करता है तो 18% का हमारा टारगेट रहेगा, जो कि करीबन 520 रुपए का रहेगा। तो हम इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। प्राइस अगर अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर सकता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं इस स्टॉप लॉस के अनुसार, और अपना टेक प्रॉफिट ये रहेगा 520। तो ऑलमोस्ट ये स्कैन हो गया। ये हम अपना लास्ट स्कैन देख रहे हैं। तो ये हमारा जो फिशिंग जो रिवर्सल स्कैन है, तो 8 मई को कोई स्कैन नहीं आया, और 7 मई को हिंदुस्तान लीवर आया हुआ है। तो देखते हैं हिंदुस्तान लीवर को। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, और इस ट्रेड में हम 1 से 3 महीने तक बने रह सकते हैं। तो देखते हैं हिंदुस्तान लीवर को हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो हिंदुस्तान लीवर का 7 मई को हमारे पास आया था स्कैन, जो कि इस कैंडल के बेसिस पे आया हुआ था। तो यहाँ क्लियरली हम देख देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया हुआ है, और प्राइस ने अपने जिस कैंडल के हाई, जिस कैंडल पे स्कैन आया हुआ था उस कैंडल को प्राइस ने ब्रीच नहीं किया। तो हम वेट करेंगे कि प्राइस अगर उस कैंडल को अपना ब्रीच करे, जो कि ये लेवल है 2390। अगर प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो प्रीवियस जो हमारा ब्रेकआउट था, अभी ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि प्राइस ने इसको ब्रीच किया है। तो हम देखते हैं इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। इन केस अगर प्राइस अपने नियर बाय रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है तो हमारा 4% का स्टॉप लॉस बनता है। तो हमारा यहाँ से टेक प्रॉफिट 12% का रहेगा, जो कि करीबन 2680 का है। तो इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख लेंगे, और प्राइस अगर अपने रेफरेंस लेवल जो 2390 है इसको ब्रीच करता है तो हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अपना जो टेक प्रॉफिट है 12% का, उसका हम वेट कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली प्राइस ने काफी अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट दिया है, तो होपफुली आने वाले दिन में अपने टारगेट को हिट करे। और कुछ स्कैम देख लेते हैं। तो हम एक बार एशियन पेंट्स को देख लेंगे, जो 2 मई को आया था। तो एशियन पेंट्स 2 मई को इस कैंडल के बेसिस पे आया हुआ था हमारा स्कैम, और हम जैसे देखते हैं कि अपने एक रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रीच किया था। लेकिन प्राइस अपना जो नियर बाय रेजिस्टेंस है, प्राइस उसको ब्रीच नहीं कर पाया, तो प्राइस वहां से नीचे चला आया। तो इन केस अगर प्राइस अपना जो नियर बाय रेजिस्टेंस है इसको ब्रीच करता तो हम इसमें ट्रेड में बनते।
अगर इसमें ट्रेड लेते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहा था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस लेवल को मैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानूंगा, क्योंकि प्राइस एक यहाँ से टेस्ट करके नीचे गया, फिर प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फिर वो फेलियर हुआ, फिर यहाँ पे गया। ये थर्ड टाइम प्राइस ने फिर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो फिर फेलियर हुआ। तो 3 टाइम प्राइस ने यहाँ पे फेलियर हुआ है अपने ब्रेकआउट को एग्जीक्यूट होने में। तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है तो ये एक पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल होगा जो ब्रीच करेगा, प्राइस उसके ऊपर जा सकता है, और ये लेवल अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर प्राइस इस ट्रेड के ऊपर में जाता, इस लेवल के ऊपर जाता, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या आ रहा था और टारगेट टेक प्रॉफिट क्या आ रहा था। तो ये भी करीबन 5% का हमारा स्टॉप लॉस दिख रहा है। तो अगर प्राइस जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 3035, इसको ब्रीच करेगा तो हम यहाँ से 15% का टारगेट हम इसमें अजम्पशन कर सकते हैं कि वहां पे जो है 3487 के आजू बाजू। तो हम इसको वॉच कर सकते हैं, प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो यहाँ वो वहां तक आ सकता है। तो अभी और इसमें और कोई स्कैन नहीं हुआ है, तो प्रॉब्लम मैंने सारे स्कैन पार्ट को मैंने कवर किया हुआ है। तो अगर कोई क्वेरी है तो मैं इसमें कुछ क्वेरी लेना चाहूंगा। NFF जो normally after breakout we see profit booking before it reaches target. How to foresee that? अब सर ब्रेकआउट के बाद सर प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट अगर वो स्टॉप लॉस को अपना ब्रीच नहीं करता है तो हम उस ट्रेड में बने रह सकते हैं, या फिर आप कोई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, जैसे सुपर ट्रेंड या फिर सिंपल मूविंग एवरेज या EMA। उसके बेसिस पे आप ट्रेड को स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप उसको रख सकते हैं। सुमित्रा भट्टाचार्य सर पूछ रहे हो सुमित्रा भट्टाचार्य जी से my query है कि if overall market is falling, how do you expect the stock to perform or hot target? तो ये ऐसा है कि हमें सर निफ्टी को भी ऑब्जर्व करना चाहिए सर। अगर निफ्टी फॉलिंग करे, अगर निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, या निफ्टी अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमारा जो कैपिटल है उसका एक 1/3 पार्ट से ही हम ट्रेड करेंगे। हम अपना पूरा मार्जिन उस ट्रेड में हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में है। सिद्धिक सर पूछ रहे हैं कि अबव कैंडल हाई, या सर सर कोई भी स्कैन आता है सर, तो वो सिर्फ कैंडल बेसिस पे हम उसको जज नहीं कर सकते कि वो अच्छा एक ब्रेकआउट देगा कि नहीं देगा। जो नियर बाई ब्रेकआउट है उसके ऊपर ट्रेड करना मेरे ख्याल से वो ज़्यादा रिलायबल होगा हमारे लिए, ताकि एक फ्रेश अपस्विंग मिले। अगर सामने कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो प्रॉब्ली प्राइस वहां पे जाकर अटक सकता है और वो नीचे आ सकता है। जब मैं कोई बता रहा था एग्जाम्पल, तो मैंने ये मेंशन किया था वहां पे। सर अभी मार्केट का फॉल का रीजन है सर कि ये इलेक्शन के लिए सर वॉलेटिलिटी काफी हाई है सर, और इसलिए जो इन्वेस्टर है वो अपने कैपिटल को बाहर रख रहे हैं, और ताकि जब इलेक्शन का
रिजल्ट आ जाए और सारा कुछ क्लियर हो जाए तो वो फ्रेश अपने कैपिटल को मार्केट में इनपुट करे और वहां से अपने अनुसार वो ट्रेड कर सके। तो आई थिंक आई एम डन। तो मैं यहाँ पे और एक पार्ट दिखाऊंगा। तो हम स्टॉकेज ट्रेड से हम कुछ स्ट्रैटेजीज डालते हैं। ये हमारा एक वीकली रिपोर्ट हमारा जाता है। तो ये हर सैटरडे को आपको मिलेगा, जो कि स्टॉकेज ट्रेड हैंडल से जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने ट्रेडिंग आइडियाज हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं और हम इसको प्रॉपर फॉलो अप देते हैं। इधर वो टारगेट हिट हो गया या हम यहाँ से 15% प्रॉफिट को बुक करवा रहे हैं, या इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप यहाँ पे आके कोई और एक स्ट्रैटेजीज बेस्ड ट्रेड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हमारा सैटरडे को ये ट्रेड जाता है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि हम किस बेसिस पे देते हैं, किस बेसिस पे एनालिसिस करते हैं उसका है। और हम इसका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस कुछ भी हो हम इसको फॉलो अप देते हैं। तो आप इस ट्रेड हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे स्टॉकेज ट्रेड हैंडल को फॉलो कीजिए और यहाँ से आपको हमारे पास हमारे ट्रेडिंग आइडियाज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्वाति, आई थिंक आई एम डन। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन।